दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के छठे अध्याय 3 वर्ग के बारे में। और इस अध्याय की यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में दोस्तों हमने पादरी वर्ग का अध्ययन किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप वीडियो के कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। और साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग करते हैं अध्ययन अपना 3 वर्ग के बारे में आरंभ। दोस्तों मध्यकालीन यूरोपीय समाज में जो दूसरा वर्ग था वह है अभिजात वर्ग था। हालांकि सामंती समाज में यह दूसरे पायदान पर आता था, परंतु ताकत एवं हैसियत के मामले में यह दरअसल समाज के पहले वर्ग पादरी वर्ग से भी आगे था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि भूमि के ऊपर उसका नियंत्रण था और पादरी वर्ग की अपनी ताकत भी प्राय इस अभिजात वर्ग से ही आती थी, क्योंकि इस अभिजात वर्ग के द्वारा पादरी वर्ग को बड़े बड़े अनुदान दिए जाते थे। और इसका कारण हमने यह देखा था कि यूरोप में सांस्कृतिक कानूनों के चलते पिता द्वारा प्राप्त अर्जित की गई जो संपत्ति होती थी वह उसके बड़े बेटे को मिलती थी। और ऐसे में अक्सर यूरोप के लोगों के द्वारा अपने छोटे बेटे को चर्च में दान दे दिया जाता था। और चर्च में बेटों को दान देने के साथ साथ वे चर्च को बड़ी बड़ी भू संपत्तियां दान देते थे ताकि उनकी बेटे की जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी ना आए। इस वजह से चर्च एक ताकतवर संस्था बन गई थी, क्योंकि उसको बड़े बड़े भूमि अनुदान प्राप्त होते थे और अनेक तरीकों से उन्होंने संपत्ति अर्जित करना आरंभ कर दिया था। दोस्तों जहां तक इसके आकार की बात है तो अभिजात वर्ग का आकार बहुत छोटा था, क्योंकि बहुत कम लोग ही इसके सदस्य हुआ करते थे। लेकिन जितने भी सदस्य इसके होते थे वे सभी लगभग एक जैसी जीवन शैली को अपनाते थे, क्योंकि सारे के सारे अभिजात वर्ग के लोग आपस में वैवाहिक संबंधों द्वारा जुड़े होते थे। किसी अभिजात वर्ग के लोग अपने बेटे की शादी दूसरे अभिजात वर्ग में करते थे और कोई अभिजात वर्ग का सदस्य अपनी बेटी का विवाह दूसरे अभिजात वर्ग में करता था। इस प्रकार वे सारे आपस में वैवाहिक संबंधों के द्वारा जुड़े हुए थे और इसी वैवाहिक संबंध के कारण वे सब एक जैसी जीवन शैली को अपनाते थे। और जो फ्रांस का राजा था, जहां से यह सामंतवादी प्रणाली शुरू हुई थी, वहां राजा का अभिजात वर्ग के साथ संबंध एक विशेष प्रथा के माध्यम से होता था जिसको वैसलेज कहा जाता था। इस वैसलेज प्रथा के अंतर्गत यह माना जाता था कि फ्रांस की समस्त भूमि का मालिक जो स्वामी है वह राजा है और वह अपनी इस भूमि का आवंटन अपने मातहत अधीनस्थ अभिजात वर्ग के सदस्यों में कर देता था। और इस अवसर पर उसके मातहत अभिजात वर्ग के लोग, उनके दास, अपने अधीनस्थ लोग बाइबल के माध्यम से अपने राजा के प्रति वफादारी की शपथ लिया करते थे। इस प्रोग्राम को, जहां ये शपथ लेने का काम आयोजित किया जाता था और राजा के द्वारा अपने अधीनस्थों को भूमि आवंटित की जाती थी, उस प्रथा को वैसलेज कहा जाता था। दोस्तों अभिजात वर्ग के लोग बड़ी बड़ी भू संपत्तियों के मालिक होते थे, मतलब कि उनका जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों के ऊपर अधिकार होता था और जमीन के इन बड़े बड़े टुकड़ों को, भूखंडों को एस्टेट कहा जाता था। इस एस्टेट पर जो अभिजात वर्ग होते थे उनका अपना घर होता था जिसे मैनर कहा जाता था और इन एस्टेट पर उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। उनके अपने खेत जिनमें उनके लिए अनाज का उत्पादन किया जाता था, लोहार और बढ़ई उनके औजारों को देखभाल करते थे और हथियारों की मरम्मत करते थे। उनके अपने भूखंडों पर रहने वाले राजमिस्त्री उनकी अपनी इमारतों का देखभाल करते थे, ख्याल रखते थे। और उनकी जागीर पर जो महिलाएं रहती थी वे उनके वस्त्रों को सीती थी और उनके जो बच्चे होते थे वो मदिरा के उनके संपीड़न यंत्र में उनकी मदिरा यानी कि शराब तैयार किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि किसी छोटी जागीर में लगभग दर्जन भर परिवार रहा करते थे जो अभिजात वर्ग के लिए कार्य किया करते थे, जबकि किसी बड़े भूखंड में 50 से लेकर 60 परिवार निवास करते थे, जिनका उत्तरदायित्व यह होता था कि वे राजा या अभिजात वर्ग के उपयोग में आने वाली लगभग सभी वस्तुओं का इंतजाम करते थे, उनका उत्पादन करते थे। इस प्रकार जो अभिजात वर्ग के लोग होते थे आपस में वे
स्वतंत्र होते थे, स्वायत्त होते थे, लेकिन वो आत्मनिर्भर कभी भी नहीं होते थे दोस्तों, क्योंकि उनको जिन वस्तुओं का उत्पादन करना होता था उसके लिए उन्हें अक्सर दूसरे अभिजात वर्ग के जमीनों पर उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता होती थी। इसीलिए वो स्वायत्त होने के अतिरिक्त कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होते थे। दोस्तों कई बार अभिजात वर्ग के जो अधीन भूखंड हुआ करते थे उनका आकार इतना बड़ा होता था कि अगर उनके अपने भूखंड पर बने हुए शिकारगाह में वे कभी शिकार खेलने के लिए जाते थे तो वापस लौटने में उनको कई दिन लग जाते थे, क्योंकि उनका जो शिकारगाह होता था वह एक बड़ा वन या जंगल टाइप का होता था जिसमें विचरण करते हुए उनको बहुत दिन हो जाते थे। इसके अलावा उनके भूखंड पर बने चारागाह में उनके पशु और घोड़े घास चरते थे और इनके अपने भूखंडों पर ही इनके अपने निजी उपयोग के लिए एक चर्च भी बनाई जाती थी। इसके अलावा उनके भूखंड और साम्राज्य की देखरेख करने के लिए उसी भूखंड पर एक दुर्ग का निर्माण भी किया जाता था। दोस्तों भूमि पर आधारित इस सामंती समाज की विशेषता ये थी कि अभिजात वर्ग के लोग अक्सर अपने अधीन जो भूमि होती थी, एस्टेट होती थी, उसके आकार में वृद्धि करने का प्रयास करते थे और यह वृद्धि करने का प्रयास वो युद्धों के माध्यम से करते थे। इसीलिए अक्सर मध्यकालीन यूरोपीय समाज में सामंती समाज में अभिजात वर्ग के सदस्यों के बीच झगड़े हुआ करते थे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन झगड़े करने के लिए, लड़ाइयाँ करने के लिए उनके पास कोई पेशेवर सेना नहीं थी। उनके अपने एस्टेट पर रहने वाले किसान जो उनके खेतों को जोतने का काम करते थे वो जरूरत पड़ने पर सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। लेकिन दोस्तों 13वीं शताब्दी में एक ऐसा वर्ग उभर कर आया जिसका काम ही था कि वह लड़ाई करने के लिए बनाया गया था और इस प्रकार के वर्ग को नाइट कहा जाता था। नाइट का जो काम था वह अपने अभिजात वर्ग के लिए लड़ाइयां करने का होता था, इसीलिए यह पेशेवर सैनिक वर्ग था। दोस्तों 13वीं शताब्दी में जो मैनर होते थे और अभिजात वर्ग के जो एस्टेट होते थे उनमें दुर्गों का आकार बड़ा बनाया जाने लगा ताकि उनमें नाइट्स के परिवार के लिए रहने के लिए भी निवास स्थान बनाया जा सके। इन नाइट्स को अभिजात वर्ग की ओर से एक भूमि दी जाती थी जिसे फीफ कहा जाता था। जिस प्रकार राजा के द्वारा अभिजात वर्ग को भूमि का एक टुकड़ा प्रदान किया जाता था, ठीक उसी प्रकार इस अभिजात वर्ग के द्वारा नाइट को भूमि का एक टुकड़ा प्रदान किया जाता था जिसे फीफ कहा जाता था और इस फीफ के माध्यम से नाइट वर्ग के लोग अभिजात वर्ग से उसी प्रकार से जुड़े हुए थे जैसे अभिजात वर्ग के लोग अपने राजा से जुड़े हुए होते थे। इस नाइट का जो कार्य होता था वह अपने लॉर्ड्स के लिए युद्ध करना होता था और युद्ध करने की अपनी इस कौशल को वे दूसरे लॉर्ड्स को भी मुहैया करा सकते थे पैसों के बदले, अपनी जरूरतों के बदले। परंतु उनकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती थी, पहला कर्तव्य होता था वह अपने लॉर्ड को अपनी सेवा प्रदान करना होता था। यदि उनके लॉर्ड को उनकी सेवा की तत्काल जरूरत नहीं है तो वो दूसरे लॉर्ड्स को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते थे। मतलब ये हुआ कि नाइट की जो सैनिक प्रशिक्षण था, उनकी युद्ध लड़ने का जो कौशल था उसको वो बेच भी सकते थे उस समय जब उनके अपने लॉर्ड्स को उनके कौशल की कोई जरूरत नहीं होती थी। इस प्रकार दोस्तों यह जो अभिजात वर्ग था समाज का दूसरा वर्ग था जो पादरी वर्ग के बाद दूसरे पायदान पर आता था, परंतु ताकत एवं हैसियत के हिसाब से यह समाज का पहला वर्ग माना जाता था क्योंकि जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों के ऊपर इनका अधिकार था और चर्च की ताकत का स्रोत भी यही अभिजात वर्ग था। दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्यकालीन यूरोपीय समाज के तीसरे वर्ग के बारे में, जो मध्यकालीन यूरोपीय समाज का, लेकिन इसी वर्ग का सबसे अधिक शोषण किया जाता था क्योंकि पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग एवं राजा के द्वारा सभी प्रकार के कर इस तीसरे कृषक वर्ग पर ही लगाए जाते थे, जबकि अभिजात वर्ग के लोग और पादरी वर्ग किसी भी प्रकार के कर से मुक्त थे। इनके ऊपर कोई कर नहीं लगाया जाता था बल्कि ये कर लगाने का कार्य करते थे और जितने भी कर इनके द्वारा लगाए जाते थे वे सारे के सारे कर तीसरे वर्ग अर्थात कृषक वर्ग के ऊपर लगाए जाते थे। दोस्तों यह कृषक वर्ग दो भागों में बटा हुआ था, स्वतंत्र कृषक वर्ग और बंधुआ मजदूर वर्ग या बंधुआ कृषक वर्ग। स्वतंत्र कृषक वर्ग की यह खासियत थी कि वह अपनी श्रम सेवा जिसे चाहे बेच सकता था, लेकिन इसके ऊपर भी यह बंदिश थी कि उसे वर्ष के कुछ दिनों में
लगभग 40 दिन अपनी श्रम सेवा दूसरे लॉर्ड्स को अपने लॉर्ड्स को प्रदान करनी होती थी और इसके लिए उसे किसी भी प्रकार का वेतन भुगतान नहीं किया जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी। अर्थात यह एक तरीके की बेगारी थी जो उसे अपने लॉर्ड्स को देनी होती थी 40 दिनों तक वर्ष में एक बार। और इसके अलावा वह अपनी श्रम सेवा किसी भी लॉर्ड को बेचने के लिए स्वतंत्र था, अपनी जीविका वह चला सकता था। दूसरी ओर दोस्तों, बंधुआ मजदूर वर्ग या बंधुआ कृषक वर्ग था जिसकी जिंदगी पूरी तरीके से अपने लॉर्ड की मर्जी के ऊपर निर्भर करती थी। वह उसी एस्टेट में बनाए गए अपने लॉर्ड के मैनर के घरों में रहा करता था जिसमें उसका लॉर्ड रहा करता था। और आमतौर पर यह होता था कि उसका जो भोजन था वह उसी भट्टी में तैयार किया जाता था जिस भट्टी में उसका लॉर्ड का भोजन तैयार किया जाता था। उसकी अपनी शराब भी उसी संपीड़क में तैयार की जाती थी जिसमें उसके लॉर्ड्स की शराब तैयार की जाती थी। क्योंकि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में सर्दी बहुत पड़ती थी, इसीलिए शराब पीना वहां का एक भौगोलिक जरूरत थी। इसीलिए न केवल अभिजात वर्ग के लोग बल्कि दास वर्ग के लोग भी शराब का सेवन करते थे। और दोस्तों, उनका जो अपना खाना था तभी बनाया जाता था जब उनके लॉर्ड के खाना बनाने के लिए उनकी भट्टी चलाई जा रही होती थी। यदि बीच में उनको भूख लग जाए, अभिजात वर्ग की जब भट्टी नहीं चलाई जा रही है और उस दौरान कृषक वर्ग को भूख लग जाए, तो अपना भोजन बनाने के लिए वह अलग से अभिजात वर्ग की भट्टी को नहीं जला सकता था। उसको अपना भोजन उसी वक्त बना लेना होता था जिस वक्त उसके लॉर्ड के भोजन बनाने के लिए उसकी भट्टी चलाई जा रही होती थी। इस प्रकार उसकी भोजन की जो जरूरत थी वह भी उसके लॉर्ड की मर्जी के ऊपर निर्भर करती थी। दोस्तों, अपने लॉर्ड के लिए काम करने का जो जिम्मेदारी थी या मजबूरी थी वह सिर्फ इस कृषक वर्ग की नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी पत्नी और बच्चे भी लॉर्ड के घर के लिए काम किया करते थे। अक्सर कृषक वर्ग की जो पत्नी होती थी वह लॉर्ड के घर में जाकर सफाई करती थी, फटे कपड़ों को सीना उनका कार्य होता था, जबकि उनके अपने बच्चे लॉर्ड के बच्चों को खिलाने का कार्य करते थे और छोटे मोटे घर के कार्यों को करने की जिम्मेदारी भी उनकी होती थी। जाहिर है दोस्तों, कोई भी बंधुआ मजदूर वर्ग इस तरीके की शोषण पर आधारित जिंदगी को ज्यादा लंबे समय तक जीना नहीं चाहता था, परंतु फिर भी दोस्तों कई मायनों में इन बंधुआ मजदूरों की जिंदगी स्वतंत्र कृषकों की जिंदगी से अलग थी। क्योंकि कई बार यह होता था कि यदि अकाल और ठंड जैसी परिस्थितियों के कारण फसल नष्ट हो जाती थी तो ऐसी स्थिति का सामना ये बंधुआ मजदूर वर्ग के लोग आसानी से कर लेते थे स्वतंत्र कृषक वर्ग की अपेक्षा। क्योंकि ये होता था कि जो लॉर्ड इन बंधुआ मजदूर वर्ग के सदस्यों का जिम्मेदार होता था, मालिक होता था, इनको 2 वक्त का भोजन प्रदान करना उस लॉर्ड की ही जिम्मेदारी होती थी। इसीलिए चाहे अकाल के कारण या सर्दी के कारण फसल नष्ट हो गई हो, इस बंधुआ वर्ग को जो भोजन है वह लॉर्ड के द्वारा प्रदान किया जाता था। परंतु यदि स्वतंत्र कृषक वर्ग हुआ तो वह अपने भोजन के लिए स्वयं जिम्मेदार होता था। अगर उसकी फसल बर्बाद हो गई है अधिक सर्दी के कारण या अकाल पड़ने के कारण, तो उसे भूखा ही रहना पड़ता था। इस प्रकार अकाल जैसी स्थिति का सामना करने के लिए कई बार स्वतंत्र कृषक वर्ग के लोग अपने आप को बंधुआ वर्ग के अंतर्गत तब्दील कर देते थे। परंतु क्योंकि दोस्तों यह शोषण पर आधारित व्यवस्था थी, इसीलिए कोई भी कृषक वर्ग का सदस्य लंबे समय तक इस व्यवस्था में जीना नहीं चाहता था और इससे स्वतंत्र हो जाना चाहता था। पर सवाल यह है कि आखिर वह स्वतंत्र हो कैसे सकता था। तो दोस्तों, कृषक वर्ग की स्वतंत्रता की जो रास्ते थे वो खुद इस सामंती व्यवस्था के अंतर्गत छिपे हुए थे। अक्सर यह होता था कि यदि कोई भू दास वर्ग या बंधुआ मजदूर वर्ग अपने मालिक की निगाहों से भाग जाता था और छिपकर 1 साल 1 दिन का समय पूरा कर लेता था, तो उसके बाद वह एक स्वतंत्र नागरिक बन जाता था और एक बार स्वतंत्र हुए कृषक मजदूर वर्ग को दोबारा से गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। यह तय था इस सामंती व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन यदि वह भाग जाता है और उसको 1 साल 1 दिन से पहले ही पहचान लिया जाता है, वापस पकड़ लिया जाता है, तो उसको बुरी तरीके से पीटा जाता था। परंतु अगर वह 1 साल 1 दिन तक सफलतापूर्वक अपने मालिक से छिपे रहने में सफल हो जाता था तो वह स्वतंत्र नागरिक बन जाता था। फिर चाहे वह अपने मालिक के सामने आकर खड़ा हो जाए, उसको दोबारा से गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। और लोगों को भागकर छिपने की यह जगह पनाह की शहरों ने जो 13वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज में फैलने लगे थे। अक्सर अपने मालिकों से स्वतंत्र होने वाले बंधुआ कृषक वर्ग के लोग भागकर शहरों में छिप जाते थे और शहरों में सफलतापूर्वक अपनी
पहचान छिपाकर वे इस 1 साल 1 दिन की अवधि को पूरा कर लेते थे। एक बार जब ये लोग स्वतंत्र हो जाते थे तो उसके बाद आजाद नागरिक बन जाते थे और इनको दोबारा से गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। और एक बार जब लोग ये स्वतंत्र हो जाते थे तो अक्सर शहरों में ही बस जाया करते थे। इस प्रकार शहरों में एक चौथे वर्ग का उदय हुआ, जिसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 3 वर्ग के बारे में यह थी हमारी दूसरी वीडियो, जिसमें हमने समाज के दूसरे और तीसरे वर्ग का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।